का टोटल 20% ऑयल और गैस रिजर्व्स इनके पास है। ये दुनिया की एनर्जी मार्केट का स्विच बोर्ड है। कहते हैं कि अगर ईरान में एक छोटी सी टेंशन भी बन जाए तो दुनिया भर में पेट्रोल महंगा हो जाता है। मिडल ईस्ट की पॉलिटिक्स हो या ग्लोबल सप्लाई चेन, ईरान का असर हर जगह महसूस होता है। लेकिन क्या सिर्फ ऑयल ही इसकी हकीकत है? हिस्ट्री के पन्नों को पलटे तो ईरान ने दुनिया को सिर्फ एनर्जी नहीं बल्कि रूमी की शायरी, बेमिसाल आर्ट और वो आर्किटेक्चर दिया जिसने सदियों तक दुनिया को हैरान किया। 20 सेंचुरी में मोहम्मद रिजा शाह पहलवी के दौर से लेकर आज तक ईरान ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन इसकी मिट्टी में छुपी ताकत कभी कम नहीं हुई। लेकिन ईरान सिर्फ ऑयल की वजह से पावरफुल नहीं, ये वो जमीन है जहां हजारों साल पुरानी एम्पायर्स ने जन्म लिया। एक ऐसी रेवोल्यूशन जिसने पूरे मुल्क की डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल दी। आज ईरान दुनिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और पावरफुल कंट्रीज में से एक माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं ये फ्यूचर में सुपर पावर बन सकता है, जबकि दूसरे लोग इसे दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज समझते हैं। लेकिन असल सवाल ये है, क्या ईरान वाकई फ्यूचर में दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा या फिर हिस्ट्री का एक और पावरफुल एम्पायर बनकर रह जाएगा? आज जिस कंट्री को हम ईरान कहते हैं, पहले दौर में इसे पर्शिया कहा जाता था। एक ऐसी पावरफुल एम्पायर जिसका नाम सुनकर दुनिया के बड़े बड़े बादशाह तक डर जाया करते थे। आज से 2500 साल पहले क्राइसिस द ग्रेट ने पर्शियन एम्पायर की बुनियाद रखी, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर मानी जाती थी। पर्शियन एम्पायर इतनी पावरफुल थी कि उसके बॉर्डर्स एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैल चुके थे। उन्होंने सबसे पहले न्यू रोड्स बनाए, पोस्टल सिस्टम्स बनाया ताकि लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहें, और एक एडवांस गवर्नमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। हिस्टोरियंस का मानना है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन की बुनियाद में पर्शियन इन्फ्लुएंस जरूर शामिल है। फिर अचानक से वक्त बदला। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 330 BCE के अराउंड पर्शियन एम्पायर पर अटैक किया। उस वक्त पर्शिया एक बहुत पावरफुल एम्पायर थी। अलेक्जेंडर की आर्मी ने पर्शियन किंग डेरूस को डिफॉल्ट कर दिया। इसके बाद पर्शियन एम्पायर का कंट्रोल अलेक्जेंडर के हाथ में आ गया। लेकिन पर्शियन कल्चर कभी खत्म नहीं हुआ। हर अटैक के बाद ईरान और मजबूत होकर दुनिया के सामने उभरता रहा। 7th सेंचुरी में अरब आर्मीज ईरान तक पहुंच गई और धीरे धीरे इस्लाम ईरान में फैला और ईरान एक इस्लामिक सिविलाइजेशन बन गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है, ईरान ने इस्लाम को अपने कल्चर के साथ मिक्स कर दिया। इसी वजह से ईरानियन आइडेंटिटी आज भी यूनिक मानी जाती है। पोइट्री, कैलीग्राफी, मॉस्क, आर्किटेक्चर, हर चीज में पर्शियन स्टाइल नजर आता है। रूमी, उमर खयाम और हफीज जैसे नाम आज भी दुनिया भर में फेमस है। ईरान सिर्फ जंगों की हिस्ट्री नहीं, नॉलेज और आर्ट की भी हिस्ट्री है। 1908 एक डिस्कवरी ने ईरान की डेस्टिनी हमेशा के लिए बदल दी। ब्रिटिश कंपनियों ने ईरान में ऑयल डिस्कवर किया और धीरे धीरे दुनिया की नजर ईरान पर टिक गई, क्योंकि जिसके पास ऑयल होता है उसके पास पावर होती है। 20th सेंचुरी में दुनिया की इंडस्ट्रीज, कार्स, फैक्ट्रीज, मिलिट्रीज सब ऑयल पर डिपेंड करने लगे और ईरान ऑयल का गेंट बन गया। आज भी ईरान दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व होल्डर्स में शामिल है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ईरान का ऑयल ज्यादातर फॉरेन कंपनीज कंट्रोल कर रही थी। ईरान के लोगों को लगता था कि उनके रिसोर्सेज लूट लिए गए हैं और यहीं से शुरू हुई असल कहानी। 20th सेंचुरी के मिडल में मोहम्मद रिजा पहलवी साहब ईरान के रूलर बने। उनका ये ख्वाब था ईरान को मॉडर्न सुपर पावर बनाना है। उन्होंने रोड्स बनाए, इंडस्ट्रीज लगाई, आर्मी को पावरफुल बनाया। तेहरान रिपीटली मॉडर्न सिटी बन रहा था। वेस्टर्न फैशन, लग्जरी लाइफस्टाइल और मॉडर्नाइजेशन सब कुछ बहुत तेजी से बदल रहा था। अफ्रीका और यूरोप शाह साहब को सपोर्ट करते थे, लेकिन ईरान के हर इंसान को ये चेंजेस पसंद नहीं आई। कुछ लोग कहते थे कि शाह वेस्टर्न पावर्स के ज्यादा करीब हो गया है, कुछ लोगों को करप्शन से प्रॉब्लम थी और कुछ लोग रिलीजियस आइडेंटिटी खत्म होने से डरते थे। फिर
फिर ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुए, हर स्ट्रीट सिटी नाराजगी से भर गई और फिर 1970 में सब कुछ बदल गया। दुनिया के सबसे शौकीन रिवलाइजेशंस में से एक इरानियन रिवलाइजेशन। मिलियंस लोग प्रोटेस्ट करने लग गए, जिस वजह से शाह साहब ईरान छोड़ के चले गए और एक नए लीडर उभर कर सामने आए, रूहुल्लाह खोमेनी। ईरान ऑफिशियली इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। ये सिर्फ गवर्नमेंट चेंजेस नहीं थी, ये पूरी आइडियोलॉजी की चेंज थी। अमेरिका और ईरान के रिलेशन रिपीटली खराब होने लगे। फिर होस्टेज क्राइसिस हुआ और ईरान दुनिया के हेडलाइंस बन गया। उसके बाद सैंक्शन शुरू हुआ, इकोनॉमिक प्रेशर, आइसोलेशन और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन ईरान ने कभी भी गिव अप नहीं किया। 1980 में एक और दिन ईरान का इंतजार कर रहा था, ईरान और इराक वार। सद्दाम हुसैन ने ईरान पर अटैक कर दिया। 8 साल तक खूनी जंग चली, लाखों लोग मारे गए, शहरों के शहर तबाह हो गए, इकोनॉमी डैमेज हो गई, लेकिन ईरान को कोई तोड़ ना सका। कई एक्सपर्ट्स कहते हैं इसी वार ने ईरान को और ज्यादा एग्रेसिव और सेल्फ डिपेंडेंट बना दिया। आज जब भी ईरान का नाम आता है तो एक लफ्ज जरूर सुनने को मिलता है, न्यूक्लियर। दुनिया को डर है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है। ईरान कहता है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल है, लेकिन अमेरिका और इसराइल इस क्लेम पर पूरा ट्रस्ट नहीं करते। इसी वजह से सेक्शंस और टेंशंस बढ़ते रहे। कई बार दुनिया को लगा कि मिडिल ईस्ट में फुल स्केल वार शुरू हो सकती है, लेकिन एक रियलिटी और भी है। सेक्शन के बावजूद ईरान ने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर और रिलीजियस इन्फ्लुएंस को काफी स्ट्रॉन्ग बनाया। लेकिन असल सवाल यह है, क्या ईरान फ्यूचर की सुपर पावर बन सकता है? एक साइड पर हग ऑयल रिजर्व, स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यूथ पॉपुलेशन और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इन्फ्लुएंस। दूसरी साइड पर सेक्शन, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल प्रेशर और इंटरनेशनल आइसोलेशन। ईरान के सपोर्टर्स कहते हैं कि ये कंट्री कभी झुक नहीं सकता। क्राइटिक्स कहते हैं कि ईरान के अंदर से रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन एक बात क्लियर है, ईरान को इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। मिडिल ईस्ट का फ्यूचर, ग्लोबल ऑयल मार्केट और वर्ल्ड पॉलिटिक्स कहीं न कहीं ईरान से कनेक्ट है। एक एंशिएंट एम्पायर जो आज भी दुनिया को इन्फ्लुएंस कर रहा है, लेकिन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या ईरान वाकई दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा? इसका जवाब शायद अगले कुछ सालों में दुनिया के सामने होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं नेक्स्ट वीडियो में।